हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स में कुछ स्पेशल क्लास के रूप में देखेंगे। आज आयु संबंधित प्रश्न, क्रमागत संख्याओं से संबंधित प्रश्न और रेलगाड़ी आदि से संबंधित प्रश्न या भिन्न आदि से संबंधित प्रश्न जो आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, यानी कि जो वार्तिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करना हम सीखेंगे। तो इस प्रैक्टिस क्लास को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रैक्टिस क्लास आपको ऐसे सभी प्रश्नों की समस्याओं को सॉल्व करने में सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से सीखिए, समझिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लगातार लोगों को जोड़ते रहिए। तो आज की ये क्लास सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो इसको ढंग से देखिए और खूब शेयर करते रहिए। अब चलिए देखिए, इस पर आपका एक प्रश्न सबसे पहला जो दिख रहा है उसमें बोला गया है कि यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बन सकते हैं। तो अगर एक संख्या विषम संख्या 2x + 1 है, एक संख्या विषम 2x + 1 है, तो अगली विषम संख्या क्रमागत क्या होगी। तो आप समझिए कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। कोई भी विषम संख्या, जैसे आप देखते हैं 1 और फिर 3 फिर 5 7 9, सब में देखिए क्या हो रहा है, 2 बढ़ते जा रहे हैं, 2 बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 के अंतर से होती हैं विषम संख्याएं भी और सम संख्याएं भी। तो अगर हमें अगली विषम संख्या जस्ट इसके बाद क्रमागत का मतलब ठीक बाद, तो इसमें 2 बढ़ाना होगा। जैसे हम 2 बढ़ाएंगे तो 2x तो ऐसे ही रहेगा और 1 और 2 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 3। तो अगली क्रमागत संख्या 2x + 3 हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आप 2 बढ़ा देंगे। अब आप यहाँ से एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये सीखिए कि जब भी कभी ऐसे प्रश्न, अभी आगे देखिए नीचे प्रश्न लिए गए हैं 3 नंबर 4 नंबर, ऐसे प्रश्नों को जब सॉल्व करना होगा तो आप क्या करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आप ध्यान रखिए, जब भी कभी सम संख्याएं विषम संख्याओं के प्रश्न आए और उसमें संख्याओं को मानना पड़े x y के रूप में, तो आप उसको कैसे मानेंगे। तो ध्यान रखिए कि हमेशा जो सम संख्याएं होंगी कि क्रमागत सम संख्याएं बताई जाएं। क्या बताया जाए, क्रमागत सम संख्याएं। इस तरीके के जब आपको मानना पड़े संख्याएं तो आप कैसे समझेंगे इसको, क्रमागत सम संख्याएं। अगर ये मानना है तो एक संख्या आप सम 2x मानेंगे सबसे पहले, क्योंकि आप जानते हैं जितनी भी सम संख्याएं होती हैं, आप देखिए 2 4 6 8, ये सब सम संख्या हैं। तो आप देखते हैं इनकी खासियत क्या है, सब 2 के गुणज है। सभी क्या है, 2 के गुणज है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, मतलब 2 में 1 से गुणा करके ये संख्या मिली, 2 में 2 से गुणा करके दूसरी, 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, 2 में 4 से गुणा करेंगे तो ये 8 मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सभी संख्याएं 2 की गुणज हैं। इसलिए संख्याओं को जब सम संख्याएं आपको मानना हो तो आप उसको 2x के फॉर्म में मानिए। 2x का मतलब हुआ 2 गुणे x, है ना। तो आप उसको पहली सम संख्या हमेशा 2x मानेंगे जब सम संख्या मानना। और अगली अब देखिए, अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि सम संख्याओं का अंतर क्या है, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 ऐड किया तो 8, 2 के अंतर से है। इसलिए अगली संख्या करने के लिए इसमें 2x में 2 जोड़ देंगे, फिर और अगली जोड़ना है तो 2 इसमें और जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2x + 4। ऐसे ही 3-4 संख्याएं मानने वाले प्रश्न आपको मिल सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से आगे आप मान सकते हैं। और यही काम आप पीछे से भी कर सकते हैं। इधर भी देखिए, जैसे आप 2 जोड़ सकते हैं, वैसे 2 अगर घटाते जाएं तो भी सम संख्याओं का क्रम मिलेगा, क्रम से ही संख्या मिलेंगी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई 10 है, अब इसके पहले की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 8 सम संख्या, और इसके जस्ट बाद की सम संख्या 12। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 जोड़ दिया तो मिल गया, इसमें 2 घटा दिया तब भी पीछे की सम संख्या मिल जाती। इसका मतलब अगर ये सम संख्या है यहाँ पर, तो इसमें अगर हम 2 कम भी कर दें 2x - 2, तो ये भी सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ढंग से चीज़ों को समझें और जानें। तो जब सम संख्या माननी हो तो इस प्रकार से मानेंगे, और अभी हम प्रश्नों के माध्यम से इनको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, आप फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि क्रमागत सम संख्या जब भी माननी है तो 2x + 2 इस तरीके से मानेंगे। अब देखिए, क्रमागत अगर विषम संख्याएं माननी हो, क्रमागत विषम संख्या, अगर क्रमागत विषम संख्याएं माननी हो तो कैसे आप उसको मानेंगे। सवालों को सॉल्व करने के लिए क्रमागत विषम संख्या मानने के लिए आपको विषम संख्या हमेशा क्या होती हैं, 2x + 1 होती है। जो सम होता है उससे 1 जोड़ के, है ना, या 3 जोड़ के या 5 जोड़ के, ऐसे होता है। तो आप जब भी विषम संख्या माननी हो तो उसको 2x + 1, 2x + 3, 2x + 5 ऐसे इधर मानेंगे। और इसके पीछे की तरफ अगर संख्या देखें तो आप ऐसे ही 2x - 1 या और इधर 2x - 3 भी मान सकते हैं।
तो आप इनमें से ये सभी क्रमागत संख्याएं चाहे जहां से मानिए, तो जनरली यहां से आप इसको मान सकते हैं। जब भी कोई क्रमागत विषम संख्या है तो ऐसे रूप में आप संख्याओं को मानेंगे। इसको आप नोट करिए रूल के तरीके से। अभी कैसे अप्लाई करना ये अभी सीखेंगे प्रश्नों में, ठीक है। तो अभी के लिए तो आप इनको केवल ध्यान दीजिए बस। अब चलिए प्रश्न कर ही लेते हैं इससे संबंधित। प्रश्न नंबर 3 और 4 इन दोनों को आप सॉल्व करिए। देखिए इसमें बोला गया दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है। तो जैसे इसने कहा आप मानेंगे तुरंत कि भाई माना पहली संख्या, ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो रहा है, माना पहली सम संख्या, क्योंकि यहाँ सम संख्या की बात की गई है तो पहली सम संख्या आप 2x, मैंने क्या कहा जब भी सम संख्या हो तो आप 2x मानिए। और अगली दो क्रमागत है ना, दो क्रमागत सम संख्या है, तो अगली क्रमागत सम संख्या यानी कि आप इसके बाद क्रमागत सम संख्या, इसके बाद आप ये लिखेंगे पहली हो गई, तो आप बोलेंगे दूसरी क्रमागत सम संख्या, दूसरी क्रमागत सम संख्या, इसको मानेंगे। तो दूसरी क्रमागत सम संख्या में हमेशा मैंने कहा 2 2 बढ़ता है, तो आप यहाँ 2x + 2, इसमें आप एक +2 करके अगली क्रमागत सम संख्या मान लेंगे। तो जब ऐसा आप दोनों संख्याएं आपने मान लिया, यही संख्या जब भी सम वाला केस आएगा आप ऐसे ही मानेंगे। तो आप प्रश्न ने क्या कहा था, प्रश्नानुसार, प्रश्न जैसा कह रहा वैसा कर दीजिए, बस आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। प्रश्न ने कहा कि दोनों का योगफल 30 है, यानी इसका और इसका योगफल क्या है, 30 है। यानी ये जो 2x था और 2x + 2 इन दोनों को जोड़ करके 30 होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए जरा 2x, x में x ही जुड़ सकता है ये, तो 2 2 4x हो जाएगा, और ये प्लस का 2 उधर ले जाना पड़ेगा संख्या के साथ, उधर 30 पहले से है, 2 उधर इधर प्लस में, उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। 30 में 2 हट गया तो 28 बचा, इधर से 4x। तो अब आप जानते 4x का मतलब होता है, कहीं अगर 4x लिखा है तो इसका मतलब हुआ 4 × x, तो ये चीज़ गुणे में है, 4 को उधर ले जाना पड़ेगा, x तभी सॉल्व होगा जब 4 उधर जाए। तो x बराबर आप 28 के नीचे बटे में, जो संख्या इधर गुणे में होती वो दूसरी तरफ बटे में हो जाती, तो इधर बटे 4 कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप ये बटे 4 कर देंगे तो आपको मालूम है 4 × 7 = 28, 7 आएगा, इसका मतलब x बराबर 7 आ गया। इस प्रश्न के लिए x बराबर 7 आ गया और आपको संख्याएं बतानी थी। तो क्योंकि आपने पहली सम संख्या माना है 2x, पहली सम संख्या आपने क्या माना है 2x, तो इसमें मान रख दीजिए x का, 2 × x मतलब 7, ये 2x का मतलब 2 × x, तो 2 × 7 = 14, पहली सम संख्या 7 हो गई। और दूसरी क्रमागत है वो क्रम यानी इसके ठीक बाद क्रमागत सम संख्या, जो दूसरी वाली आपने मानी थी वो था 2x + 2, मतलब 2 × x की जगह रखेंगे 7 और +2 कर देंगे, इसका मतलब 7 दूनी 14 + 2 मतलब 16, 16 और 14 ये दो संख्याएं आ गई। उत्तर आप जरा जोड़ के देखिए, 14 और 16 का योगफल 30 हो रहा है, जो कि प्रश्न में बोला गया था, 30 हो भी रहा है। और इस तरीके से लिख करके सॉल्व करेंगे तब आपका सही माना जाएगा ये आंसर, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। यानी सम संख्याओं को सॉल्व करने के लिए आपको संख्याओं को 2x + 2 और 3 होता तो आगे हम कहते 2x + 4 और होता तो 2x + 8, ऐसे 6, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं ना। तो क्योंकि 2 या 3 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको ऐसे नहीं मिलेगा, इतना ही तक आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आप इसको समझ गए कॉन्सेप्ट को, तो चाहे जितना मिले। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत विषम संख्या। तो पहली संख्या अब वैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि विषम है तो अब आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है तो आप लिखेंगे माना पहली विषम संख्या। अब यहाँ पर आपको पहली विषम संख्या माननी है, विषम संख्या। तो आप चाहें तो सिंपल कोई बात नहीं 2x + 1 ही मान लीजिए, 2x + 1 ये पहली आपने मान लिया। तो दूसरी क्रमागत, अब इसके बाद दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, अभी मैंने आपको नोट कराया था, दूसरी क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी 2x + 3, ये 1 और ये 3, देखिए ऐसे, इसमें इसी में 2 जोड़ के 2x + 3 बन गया। ये संख्याएं मानेंगे आप विषम के लिए, ठीक है। वैसे आप इसको और आसान बनाने के लिए एक माइनस की और एक प्लस की मान करके चलें तो और आसान हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा प्रश्न नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है। तो इसी से हम लोग देख लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार इसमें क्या होगा कि इनका योगफल बोला गया 40 है, मतलब 2x + 1, और इसमें ये वाला पहली संख्या और ये जो 2x + 3 दूसरी संख्या, इन दोनों का योगफल 40 है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से 2x + 1 ये है और ये 2x + 3 ये है बराबर 40। 2x जुड़ेगा 4x हो जाएगा, क्योंकि x वाले में x वाला ही जुड़ सकता है और संख्याएं संख्याओं में जुड़ जाती हैं, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, ये 3 और ये 1 4 हो जाएगा बराबर में 40। अब इस संख्या को एक तरफ करेंगे तो 4 उधर जाएगा, इधर से 4x बचेगा, ये 4 जो प्लस का है वो 40 में जाके दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ प्लस में होती है दूसरे साइड माइनस हो जाती है। x बराबर यहाँ से देखिए 36 बचा, 40 में 4 गया। अब क्योंकि ये 4x है, 4x इधर था, 4x बराबर ये 36 बचा, तो x निकालेंगे। 4x का मतलब 4 गुणे x, तो ये 4 जो गुणे में उधर बटे में हो जाएगा, 36 के नीचे बटे में होगा, तो 4 9 36। आप देख रहे हैं कि x बराबर 9 आया। अगर x बराबर 9 आया तो ये जो संख्याएं हैं इनको अब आप निकाल सकते हैं। पहली संख्या, पहली विषम संख्या जो आपने मानी है, तो आपने देखा पहली विषम संख्या आपने माना है 2x + 1, इसी को सॉल्व करेंगे। 2x का मतलब 2 गुणे x, और x का मान है 9, तो 2 गुणे 9, x की जगह 9 रख दिया, बीच में कोई निशानी तो गुणा, और +1, तो ये 9 दूनी 18, 1 19 हो गया, है ना। ठीक इसी प्रकार से आपने दूसरी क्रमागत संख्या ऊपर देखिए क्या माना है, दूसरी क्रमागत विषम संख्या, उसमें भी मान रख के आप निकालेंगे, जो कि है 2x + 3, है ना, 2x + 3। तो ये देख सकते हैं, और यह डायरेक्ट अब आप जानते हैं कि एक 19 आ गया तो 2 बढ़ा देंगे तो 21 आ जाएगा, नहीं तो इसमें मान ही रख लेते हैं। 2 गुणे x का मान, ये देखिए 2x का मतलब वो 2 गुणे x, और x का मान 9 और +3, दोनों 18 3 21, ये हो गया 21, ये हो गया 19। ये दोनों संख्याएं आपकी आ चुकी हैं जो कि आपको ज्ञात करनी थी। यहाँ पर बस x के मान रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो गया। आई होप आप ये दोनों प्रश्न समझ गए। अब जब भी क्रमागत सम या क्रमागत विषम संख्याओं के प्रश्न आएंगे तो इसी प्रकार से डील करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। कभी जैसे यहाँ पर प्रश्न में बोला गया कि इनका योगफल इतना हो सकता है, कभी बोला जाए इनका अंतर इतना है, तो अंतर में क्या करेंगे, ये वाली बड़ी संख्या इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे। कभी कभी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी भी रूप में प्रश्न मिले आप कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब ये हो गया, तो 4 3 और 4 तो हो गया। सबसे पहले अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका हो गया, 2 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है, भाई हमें पता नहीं है, तो माना संख्या, जो संख्या की बात कर रहे हैं वह संख्या हम मान लेते हैं x है। अब जैसा इसने कहा संख्या का 1/2, तो हम संख्या का 1/2 भी निकाल लेंगे, या चलिए प्रश्न अनुसार सीधे ही कर लेते हैं, जैसा भी इसने प्रश्न में कहा है सीधे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं प्रश्नानुसार। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है। प्रश्न ने कहा इस संख्या का 1/2, तो संख्या x है, x का 1/2, यही तो कहा है संख्या ने, और फिर कहा है उसी का 1/4 भी, तो इस संख्या का ही 1/4 ऐसे लिखेंगे। देखिए जो का आता है, का मतलब होता है गुणा, तो x का 1/2 मतलब x गुणे 1/2, तो फाइनली ये x ऊपर गुणा होके ऐसे x/2 हो जाएगा, ये ऊपर ही गुणा हो जाता है। ऐसे ये अगर लिखेंगे x का संख्या का 1/4, ये सब समझ लीजिए बेसिक्स, फिर यहाँ करवाते हैं। अब जैसे ये लिखा x का 1/4 यानी संख्या का 1/4 बोला गया था, तो कैसे निकलेगा, x गुणे 1/4, और ये हो जाएगा x ऊपर ही गुणा हो जाएगा 1 के साथ, तो x ही रह गए और /4। तो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से संख्या का 1/2 x/2, संख्या का 1/4 x/4, अगर होता संख्या का 1/7 तो x/7 लिख देते। इस तरीके से संख्याएं बन जाती। तो आप ये समझ रहे हैं, अब जैसा उसने कहा है वैसा हम काम करेंगे। संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो हम क्या बोलेंगे, वही चीज जो लैंग्वेज लिखी है अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो फिर करके दिखाऊं। जैसे उसने कहा है कि संख्या का 1/4 ये बराबर है उसी संख्या के ही, यानी उसी संख्या के, ध्यान रखिएगा ये संख्या कोई दूसरी नहीं, वही ही लेना है, उसी संख्या के 1/4 से क्या अधिक है, 15 अधिक है, तो यही तो कहना चाह रहा है। तो देखिए हमने क्या किया, इसको इस रूप में आपको समझाने के लिए लिख दिया। आपको ये लाइन लिखनी नहीं है, ठीक है, ये लाइन आपको नहीं लिखनी है, मैंने सिर्फ ये लाइन आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि प्रश्न आपके ठीक सामने रहे और आप उसको कर सकें।
जैसे उसने कहा संख्या का 1/4, यहाँ देखिए संख्या का 1/4 नहीं 1/2, क्या था 1/2, तो इसमें साफ साफ बोला गया है संख्या का 1/2, ठीक है, बराबर होगा उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक, उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक, ऐसे लिख दिया। अब इसको अगर हम फ्रेम करना चाहें मैथमेटिकल फॉर्म में, गणितीय रूप में, तो कैसे होगा, संख्या आपने x माना, संख्या का 1/2 तो आप कहेंगे x/2, ठीक है, बराबर उसी संख्या का 1/4 तो x/4। अभी आपने समझा कैसे होता है, और ये प्लस का 15। अब देखिए ये गणितीय रूप आप यहां से लिखेंगे, ये चीज आप नहीं लिखेंगे जो ये लिखा गया है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप सीधे लिखेंगे इस तरीके से। अब आप देखिए सॉल्व करिए तो x वालों को एक तरफ रखना पड़ेगा, x/2 ये है ही, ये वाला इधर लाइए प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा x/4 और बराबर ये 15, बस सरल करना। अब देखिए इनका एलसीएम लेते समय आपको जब तक ये भिन्न के रूप में है, हर बराबर नहीं होगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो हर बराबर करने का तरीका एक तो ये है कि सीधे 2 को 4 बनाना है, भाई यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 को 4 बनाना, तो हम क्या करें 2 से गुणा कर दें, तो 2 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, है ना, 2 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा, ऊपर तो हो जाएगा 2x और नीचे ये हो गया 4 और माइनस ये x/4 बराबर 15। अब आप देखिए 4 दोनों तरफ बराबर हो गया, 2x माइनस x, ये 2x माइनस x बराबर ये 15। अब यहीं से देखिए 2x में से x माइनस होगा तो 1x बचेगा, 2x में से 1x जाएगा तो 1x बचेगा, और बटे में यहाँ 4 बराबर 15। तो अब आप देख रहे हैं ये 4 बटे में उधर ले जाना पड़ेगा, x निकालने के लिए 4 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो x बटे, ये 4 बटे में 15 के साथ गुणे हो जाएगा, यानी 15 गुणे 4 जो कि 15 चौके 60, x का मान तो आ गया 60। वह संख्या जो आपको ज्ञात करनी थी वही संख्या निकल के आ गई 60। अब आप चेक करना चाहें, यही आपका उत्तर हो गया। अगर आप इसको चेक करना चाहें कि आपने सही किया है या नहीं किया है तो हम देख सकते हैं अभी इसको सॉल्व करके। चलिए देखिए इसको हटाते हैं। अब देखिए अगर आप चेक करना चाहें तो आप ये देख लें, ये स्टेटमेंट जो है कि संख्या का 1/2 यानी 60 का 1/2 करेंगे तो ये आधा यानी 30 आ जाएगा, और ये बराबर है संख्या के 1/4, तो संख्या यानी 60 का 1/4, 60 का 1/4 का मतलब हुआ 4 15 चौके 60, ये 15 है और प्लस 15, तो आप देख रहे हैं 15 15 30 इधर भी और ये 30 इधर भी। बिल्कुल ठीक आंसर आपने निकाला। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये करें, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ऐसे आप जांच करना चाहें तो कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। नहीं तो आपको उत्तर की जांच नहीं करनी है वहाँ पर, ठीक है, दिखाना नहीं, आपको सिर्फ सॉल्व करके उत्तर तक ही रखना है। 60 आया था वहीं छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर बोला कि एक भिन्न का हर 7 है यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। देखिए भिन्न के हर के बारे में पता है 7, लेकिन अंश के बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले यही करेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आप मानेंगे कि उस भिन्न का जो भिन्न दी गई है उसका अंश हमें पता नहीं, तो भिन्न का अंश हम मान लेंगे x, और हर क्योंकि दिया गया है 7, तो भिन्न क्या बनेगी आप खुद ही जानते, कोई भी भिन्न जो होती है वो हमेशा होती है अंश बटा हर, ऊपर अंश होता है उसके नीचे हर। यानी अगर मैं कहूँ 7/13 ये एक भिन्न है तो इसमें 7 को अंश कहते हैं जो ऊपर है, और नीचे जो 13 है इसको हर कहते हैं। ये न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। अंश आप देख रहे हैं ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। ये सभी बातें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आपने देखा कि भाई हमें अंश हमने मान लिया है, हर हमें पता था, तो भिन्न हमेशा होती है अंश बटा हर। इसका मतलब अंश यानी x और हर यानी कि 7, x/7 ये हमारी भिन्न हो चुकी है, हमने लिख लिया। लेकिन हमें इसी x का पता लगाना, ये x क्या होगा, तो उसके लिए आगे कुछ शर्तें दी हैं, कुछ नियम दिए, इनको आप फॉलो करेंगे और ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे होगा। अब यहाँ से कहा गया यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब देखिए प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न ने कहा वैसा करते जाएंगे। तो प्रश्न ने कहा कि अगर इसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में, तो ये तो भिन्न हमारे सामने है, इस भिन्न के अंश में भी 3 जोड़ दें और बटे नीचे हर में 7 था, इसमें भी 3 जोड़ दें, तो क्या फर्क पड़ता है, तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। इसका मतलब अब ये जो भिन्न बनी ये बराबर हो जाती है 4/5 के। ठीक, इतना लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए x + 3 ऊपर, क्योंकि x और 3 तो जुड़ नहीं सकते क्योंकि ये विजातीय पद है, सजातीय नहीं, समान पद नहीं है। हमेशा x में x वाला ही जुड़ेगा, संख्या में संख्या ही जुड़ता है।
तो x + 3 ऐसे ही छोड़ देंगे, 7 3 जुड़ जाएगा क्योंकि ये दोनों संख्याएं हैं, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, ये बराबर 4/5। अब देखिए क्या होता है जब ऐसी दो भिन्ने आ जाए बराबर में, बीच में बराबर आ जाए और दो भिन्न, इधर भी एक भिन्न इधर भी एक भिन्न, तो इसको सरल करने की प्रक्रिया होती है दोनों तरफ वज्र गुणन, कैंची गुणा जिसको आप लोग कहते हैं, वज्र गुणन करना। यानी इस नीचे वाले 5 का इसके साथ, 10 का इस 4 के साथ गुणा कर दिया जाता है। तो कैसे होता है, 5 का गुणा सबसे पहले होगा इस x + 3 से, तो दो संख्या है तो मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ क्योंकि इस 5 का दोनों से गुणा होगा, बीच में बराबर बराबर ही लगाते, 10 का 4 से तो ये 10 × 4, ये रूल होता है वज्र गुणन का। 5 का इससे हुआ है और इस 10 का इससे हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपको सरल करना होता है। अब आप ये गुणा तो आप जानते ही हैं, जब भी दो चीज़ें हो और बाहर एक हो, गुणा कैसे होगा, इसका इससे भी होगा और इसका इससे भी होगा। तो 5 का x से होगा तो 5x और बीच में प्लस है, 5 × 3 = 15 बराबर 10 × 4 = 40। अब आप संख्या एक तरफ पहुँचे, 15 को उधर ले जाइए तो प्लस में उधर 40 के साथ -15 होगा, तो ये आया आपका 5x बराबर 40 में से 15 जाएगा 25 आएगा, है ना। तो क्योंकि आपने देखा कि ये 5x बराबर 25 आ गया है, तो x निकालेंगे, 5x का मतलब 5 × x, तो इस 5 को उधर ले जाएंगे x निकालने के लिए, तो इस 25 के नीचे ये गुणे में है तो इधर बटे हो जाएगा, 5 × 5 = 25, तो x का मान देख रहे हैं 5 आ गया। x का मान अगर 5 आ गया तो आपको यहाँ पर भिन्न का पता लग गया। देखिए x की जगह आप 5 रख देंगे और बटे में 7 था ही, तो 5/7 वह भिन्न है, आपको मान पता चल गया। तो आप यहाँ आगे लिख सकते हैं ऐसे कि भाई भिन्न हमें बताना था और भिन्न हमारे पास पहले x/7 थी, x की जगह 5 रख देंगे और नीचे 7 था ही, तो 5/7 इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप सरल कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आई थिंक आप इसको समझ रहे हैं, अच्छे से देख रहे होंगे और कैसे करना है इस बात पर भी ध्यान दे रहे होंगे। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, ये आपके एंड से कार्य ज़रूर होना चाहिए ताकि बेहतर शिक्षा के लिए हम लोग आगे कार्य कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सुनील की आयु उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले आपको इस स्टेटमेंट को, सेंटेंस को पढ़ करके ये पता चल रहा है कि इसमें किसी की एक की आयु के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, और किसी की आयु के बारे में जानकारी नहीं है, ये सोचना है। तो देखिए इसमें कहा गया सुनील की आयु उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है, यानी सुनील की आयु के बारे में सोचना है कि वो 10 वर्ष अधिक है, मगर उसकी बहन आशा की आयु के बारे में सूचना नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप यही करेंगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन ना हो उसी को मान लें। तो माना आशा की आयु या उम्र जो आप लिखना चाहें, ये हम मान लेते हैं x। तो आशा की आयु अगर x है तो सुनील अपने आप 10 वर्ष बड़ा है, तो आप लिखेंगे अपनी तरफ से कि भाई सुनील की फिर आयु, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि सुनील जो है वो इस आशा की उम्र से 10 वर्ष बड़ा है, तो +10 कर दीजिए। दोनों की आयु आपके सामने आ गई। अब क्या बोला गया है, कंडीशन आ गई, शर्त आ गई, यदि 5 वर्ष पूर्व, अब जब भी ऐसे प्रश्न आए और उसमें ऐसे शब्द आ जाए 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष बाद, है ना, पश्चात, जब भी आए 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद या 8 वर्ष बाद या 8 वर्ष पूर्व, कुछ भी पूर्व या बाद में जब भी आए, तो आपको अपनी तरफ से अभी आगे प्रश्न नहीं करना, इतने पर आप खुद ही थोड़ा सा चेंज इसको करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे अपने आप 5 वर्ष पूर्व, यानी पहले 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु लिख देंगे। दोनों की आयु आप खुद ही जानते हैं, जैसे आपसे कोई कहे कि आप एक व्यक्ति 20 वर्ष का है, एक व्यक्ति 25 वर्ष का है, 5 वर्ष पूर्व ये दोनों कितने के रहे होंगे, तो 5 वर्ष पहले ये 15 का रहा होगा और ये 20 का रहा होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से बताया जा सकता है। तो इसी प्रकार से अगर आज इनकी उम्र ये दोनों लिखी गई, आपने मान लिया है, और 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु लिखनी हो, जैसे हमें 5 वर्ष पूर्व आशा की उम्र लिखनी है, तो आशा की जो उम्र 5 वर्ष पहले होगी, ये अभी x की है, तो इसमें 5 कम कर देंगे, -5। इसी तरीके से सुनील वाली उम्र में भी 5 कम कर देंगे, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु हम लिख रहे हैं, तो सुनील की उम्र में भी क्या होगा, ये है इस वक्त उम्र सुनील की x + 10, इसमें 5 कम कर देंगे, तो ये देखिए आ जाएगा x है ही +10 -5, तो 10 में से 5 घटेगा तो प्लस का 5 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या के आगे प्लस है, इसलिए x + 5 ही आएगा। तो आप समझ गए कि इसमें घटा करके 10 में 5 घट के +5 आ गया। ये उम्र है सुनील की 5 वर्ष पूर्व, ये उम्र है आशा की 5 वर्ष पूर्व। आज इनकी उम्र ये ऊपर लिखी है वर्तमान उम्र,
और ये 5 वर्ष पूर्व की दोनों उम्र आ गई आपके सामने। अब आप यहाँ तक जब कर लेंगे, बस अब आपका प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। अब तो सब कुछ प्रश्न में पता होगा। देखिए क्या कहा गया, यदि 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशा की आयु की दुगनी रही हो, तो अब जो प्रश्न ने कहा वो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। समझने के लिए आपको मैं लिख दे रहा हूँ, फिर करवा रहा हूँ। प्रश्न ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो सुनील है, सुनील की जो आयु है, सुनील की आयु बराबर है 2 गुनी किसकी, आशा की आयु की 2 गुनी। आशा की आयु का कितना है, 2 गुना। यही तो बोला है। ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो इसका मतलब सुनील की आयु जो 5 वर्ष पूर्व है वो ये है, इसको ऐसे लिख दीजिए, ये बराबर है 2 गुना आशा की आयु का। 2 गुना मतलब 2 गुणे आशा की आयु क्या है, x माइनस 5। आयु कौन सी लेंगे, 5 वर्ष पूर्व। ये जो शर्त काम कर रही है 5 वर्ष पूर्व ही काम कर रही। 5 वर्ष पूर्व वाली आयु में ये रिलेशन है, ये संबंध है कि 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशा की आयु की 2 गुनी थी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। आप इस वाले सेंटेंस को नहीं लिखेंगे, जो ये लिखा गया है इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तो इसको मत लिखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये हो गया x प्लस 5 बराबर, ये आपका इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x, और ये 2 इससे भी गुणा होगा तो माइनस है, बीच में 2 पंचे 10। अब सॉल्व कर लीजिए। x और x एक तरफ पहुंचाइए, तो मैं इस x को उधर भेज दे रहा हूं और इस 10 को संख्या एक तरफ कर लेता हूं, तो 5 इधर पहले से है, माइनस का 10 इधर आएगा, प्लस 10 हो जाएगा। और इस x को उधर भेज देता हूं तो 2x इधर पहले से, ये वाला x उधर जा करके माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख रहे 10 5 15 हो गया, और ये 2x में से x जाएगा, x बचेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर केवल x बराबर 15 आ गया। x यहाँ से x ही बचा ना, 2x में से एक x जाएगा तो एक ही x बचेगा, x बराबर 15। इधर 10 5 15, x 15। इसका मतलब x कौन था, देखिए x यही तो था, आशा की आयु थी तो 15 वर्ष। यानी हमें ये पता लगा कि हम ये कह सकते हैं कि आशा की जो उम्र है वर्तमान वो 15 वर्ष है। और इसी प्रकार से अगर हम सुनील की उम्र लिखें तो सुनील इससे, ये देखिए क्या था, x प्लस 10, तो x प्लस 10 था, इसका मतलब 15 प्लस 10, और इसका मतलब 25 वर्ष। जो सुनील है वो 25 वर्ष का होगा और ये 15 वर्ष की होंगी। ये प्रश्न का आपका आंसर हो गया। तो आई थिंक आपको इस प्रश्न का भी आंसर समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। ये आपके सामने 6 क्वेश्चन लिए गए और 6 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। अब चलिए और भी प्रश्न हम लेते हैं ऐसे ही, और उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग वीडियोस को लगातार शेयर करिए, अपने सभी फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए। चलिए कुछ प्रश्न और लेते हैं और उनको भी सरल करते हैं। अब आपके सामने कुछ और प्रश्न लिखे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि माँ की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ठीक है, माँ की आयु के बारे में सूचना है कि वह पुत्र की आयु से 5 गुना है। इसका मतलब पुत्र की आयु के बारे में नहीं पता है, तो आप उसी को मान लेंगे। माना पुत्र की आयु बराबर x। देखिए जरूरी नहीं आप x माने, आप y भी मान सकते हैं, p q r s कुछ भी मान सकते हैं। ये तो x का ट्रेंड है तो x ही मानते हैं लोग, हर बुक में हर जगह लगभग x ही माना जाता है। तो आप इसको मत कंफ्यूज होइएगा, आप चाहे तो y भी मान सकते हैं। तो मान लिया कि पुत्र की आयु x है, तो माँ की आयु के बारे में पता है, माँ की उम्र पता है, माँ की उम्र इससे 5 गुनी है। साफ साफ कहा गया कि माँ की आयु 5 गुनी है, तो इसका मतलब 5 गुना 5x कर देंगे। x का 5 गुना क्या होगा, 5x। अब कहा गया है 8 वर्ष पश्चात। फिर देखिए यहाँ पर आ गया, तो अब जैसे ही इस तरीके की चीज़ें आए तुरंत आप वो कार्य अपनी तरफ से कर लेंगे। जैसे इसमें कहा गया 8 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब हुआ बाद में, है ना, यानी 8 वर्ष बाद में। तो इसमें 8 बढ़ जाएगा, ये इस समय x का है, ये 5x का है। तो यानी कि जो पुत्र की आयु होगी 8 वर्ष बाद, पुत्र की जो उम्र होगी वो x में 8 जोड़ देंगे, और माँ की जो आयु होगी, माँ की उम्र जो 5x है इस वक्त, यहाँ देखिए इसमें भी 8 बढ़ा देंगे, क्योंकि 8 वर्ष पश्चात है तो दोनों में 8 अपनी तरफ से बढ़ जाएगा। ठीक, जाहिर सी बात है, आज आपकी जो उम्र है 8 वर्ष बाद अगर कोई गणना करनी है तो उसमें 8 तो पहले बढ़ा देंगे फिर गणना करेंगे। तो पहले ये काम अपनी तरफ से कर लिया जाएगा। अब क्या कहा गया था वो देखते हैं। 8 वर्ष पश्चात जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या कह रहा है, मतलब प्रश्नानुसार। अब हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार क्या कार्य है।
तो इसमें बोला गया है कि 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी है। माँ यानी कि ये जो माँ की उम्र है, माँ की उम्र क्या है, बराबर है 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 इंटू किसका, पुत्र का, तो पुत्र का है x + 8। बस ऐसे लिख दीजिए, जैसे सेंटेंस में बोला गया उसी को गणितीय रूप में लिख देना है। क्या था कि 8 वर्ष पश्चात दोनों की उम्र लिखा हमने। अब प्रश्न में कहा था 8 वर्ष पश्चात माँ की उम्र, ये देखिए माँ की उम्र बराबर होगा पुत्र की उम्र से 3 गुना मतलब 3 इंटू, बस ऐसे लिख देंगे सीधे। आप सॉल्व कर दीजिए, देखिए 5x + 8 ये हुआ, 3 का इसमें भी गुणा होगा, 3 का इसमें भी गुणा होगा। तो जब भी दो संख्या होंगी बाहर एक संख्या से गुणा होता है तो दोनों में करते हैं। तो 3 का x से 3x, फिर बीच में प्लस है, 3 का 8 से 3 और 24। अब संख्या एक तरफ, x एक तरफ, तो संख्या 8 को उधर ले जाइए और इस 3x को इधर ले आइए। देखिए 5x ये बड़ी संख्या थी ना, इसलिए हम इसको इधर ला रहे हैं। हम चाहें तो इस 5x को भी उधर ले जा सकते हैं, लेकिन फिर 3x - 5x हो जाएगा जो माइनस में आएगा। इसको इधर लाएंगे तो 8 में से 24 माइनस होगा तो वो भी माइनस में आएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व उसको भी कर सकते हैं। अभी मैं उसको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कभी कभी हो सकता है बच्चों से गलतियां हो जाती है, वो ऐसे करके फिर कंफ्यूज होता है। तो इसको देख लीजिए, फिर दूसरा मेथड भी यहाँ से सॉल्व करना हम सिखा देंगे। अभी मैं यहाँ से दूसरे तरीके से भी बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए 5x यहाँ बड़ी संख्या थी तो x, ये छोटा वाला x इधर लाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। ये 24 उधर पहले से है, इस x को प्लस, इस 8 को उधर ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक, 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा। यहाँ से 24 में से 8 जाएगा 16 बचेगा, है ना। अब देखिए x आपको निकालना, ये 2 गुणे में है, उधर बटे में हो जाएगा, 16 के नीचे बटे में हुआ, 2 8 16 कट के आ गया 8, x बराबर 8। अब यदि x बराबर 8 आ चुका है तो आपको इन दोनों की क्या बताना था, दोनों की वर्तमान उम्र। तो ये तो 8 वर्ष का है पुत्र, 8 वर्ष, x आपका आ गया ना 8, और ये 5 गुना है मतलब 5 और 40, इसका मतलब ये जो माँ है वो 40 वर्ष की है। माँ 40 वर्ष, पुत्र 8 वर्ष। यही नीचे लिख दीजिए, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने यहीं दिखा दिया करके। आप यहाँ नीचे लिख करके कर सकते कि पुत्र की आयु बराबर x बराबर 8 वर्ष, माँ की उम्र बराबर 5x, 5 गुणे 8 करके 40, ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। अब देखिए इन केस आप यहाँ से ऐसा करते, मान लीजिए आप क्या करते कि आप इस 5 को उधर भेज देते तो 8 ऐसे रहता, और 24 को इधर लाते तो भाई ये 24 प्लस में इसके साथ इधर माइनस हो जाता। इस 5 को उधर भेजते, उधर पहले से 3x तो है ही, 5 उधर जाता तो -5x होता। अब देखिए ये बचता माइनस का 16, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 24 में से 8 ही घटेगा 16, लेकिन क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है इसलिए माइनस का 16, और बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह देखिए माइनस है तो वही आ जाएगा -16। 3x में से 5x घटेगा वास्तव में 5 से ही 3, लेकिन क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहा है इसलिए माइनस का बचेगा। और दूसरा ये भी देख सकते हैं कि बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह क्या है, माइनस, वही आएगा। दोनों तरफ क्योंकि माइनस इसलिए माइनस हट जाता है, कट जाएगा। तो ये 16 बराबर आपका इधर 2x, इस 2 को इधर लाएंगे 16 के नीचे तो 16 के नीचे बटे 2 हो जाएगा, तो इधर x ये बचा रह जाएगा ये वाला, 2 8 16। अब आप देख रहे हैं x बराबर 8 यहाँ भी आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेर फेर करना आपको मालूम होना चाहिए कौन सा किधर ले जा रहे हैं, बस प्रॉपर वे में सही तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक तरीका सही होना चाहिए। ये आपका हो गया। अब चलिए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। अब्दुल के बारे में सूचना है, पिता के बारे में सूचना नहीं है यहाँ पर, तो बस इसको तुरंत यहीं पर मानिए। माना पिता की उम्र, पिता की उम्र बराबर x वर्ष, ऐसे वर्ष भी लिख दीजिए। तो अब्दुल के बारे में सूचना है कि भाई अब्दुल की जो उम्र है, अब्दुल की आयु लिखें या उम्र लिखें, ये इनसे 25 वर्ष छोटे हैं, x - 25। ये बोला गया ना कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो x में 25 कम हो जाएगा, दोनों मिल गए। ठीक, अब आगे क्या बोला गया है, जैसा बोला गया वैसा कर लेंगे। यदि 10 वर्ष पूर्व, हाँ अब यहाँ पर आप ऐसे भी चल सकते थे और ये भी कर सकते थे कि भाई आप इसको x माने तो पिता को आप x में 25 बढ़ा लीजिए, ऐसा भी कर सकते थे। ठीक, तो ये भी मान सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके। अब कुल मिला के हमने ये मान लिया तो इसी से हम आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व, यहाँ भी आ गया 10 वर्ष पूर्व, तो ये काम तो आपको अपनी तरफ से कर लेना है। 10 वर्ष पूर्व मतलब दोनों में 10-10 घटा लेंगे। तो 10 वर्ष पूर्व अगर हम पिता की उम्र लिखना चाहें तो पिता की उम्र, इसमें से 10 कम हो जाएगा, ये आ जाएगा,
और अगर अब्दुल की उम्र लिखना चाहें तो इसमें भी 10 कम करेंगे। अब्दुल की उम्र है x माइनस 25, इसमें भी 10 माइनस करेंगे। तो इसको बस सॉल्व करना आपको आना चाहिए। देखिए x है माइनस माइनस प्लस, 25 10 35 हो जाएगा, लेकिन माइनस का ही, भाई माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन माइनस 35, तो ये आपका आ गया। जब दो ऋणात्मक संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो उत्तर भी माइनस में होता है, ठीक है, इसलिए माइनस 35। ये आपका 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु आ चुकी है। आप जो प्रश्न ने कहा होगा वही कर देंगे प्रश्नानुसार। देखते हैं प्रश्न में क्या बोला गया। प्रश्न में बोला गया है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु से 6 गुनी थी। पिता की आयु मतलब ये पिता की आयु बराबर थी 6 गुणे किसका, अब्दुल की आयु की। तो अब्दुल की आयु ये है दोनों का, इसका 6 गुना, बस ये लिख दिया। अब x माइनस 10 बराबर ये कितना हो जाएगा, 6x माइनस 35 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 3 21, ठीक है भाई, 6 पंचे 30 का 0, 6 त्रिक 18, 3 21, 210। अब देखिए संख्या एक तरफ, x एक तरफ, तो मैं इस x को इस 6 के साथ कर देता हूँ, इस संख्या को इधर ले लेता हूँ। ये माइनस का 10 है ही, ये माइनस 210 इधर आएगा इस तरफ तो प्लस 210 हो जाएगा बराबर। इधर देखिए 6x है, ये वाला x उधर जाएगा तो प्लस x है, उधर माइनस x हो जाएगा। 6x में से एक x 5x बचेगा। ये देखिए प्लस माइनस माइनस 210 में 10 गया तो आपका 200 बचा, ठीक है। तो 5x बराबर 200, तो x बराबर क्या होगा, 200/5। क्यों, क्योंकि 5 गुणे x है, ये 5 इधर आएगा 200 के नीचे बटे हो जाएगा। जो चीज़ गुणे में होती है दूसरी तरफ बटे में हो जाती, तो 200 के नीचे बटे में आ जाएगा। 5 चौके 20 और 1 0, ये है ना, 5 चौके 20 और 1 0, 40, यानी कि 40 वर्ष। ये कौन है 40 वर्ष, x कौन था, x थी पिता की उम्र, ये देखिए। तो इसका मतलब जो पिता की उम्र है वो 40 वर्ष और पुत्र की यानी अब्दुल की 40 माइनस 25 यानी 15 वर्ष, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है। हम लिख देते हैं एक बार, ये x का मान 40 है, इसको यहाँ से देख लीजिए, मैं हटा के इसको लिख देता हूँ क्योंकि वर्तमान आयु पूछी गई थी। तो अब आप x का मान आपका 40 आ चुका है, इसका मतलब ये जो पिता की उम्र है, आप आगे इसके ऐसे लिख सकते हैं, पिता की उम्र बराबर आपने x माना है तो इस x की जगह 40 आ चुका है, आप लिख देंगे 40। और जो अब्दुल है, अब्दुल की उम्र आपके सामने थी, अब्दुल की उम्र थी x माइनस 25 वर्ष, तो यानी 40 में 25 को माइनस करेंगे तो ये 15 वर्ष के अब्दुल है, ये 15 वर्ष और ये 40 वर्ष। इस प्रकार से लिख के फाइनल आंसर आप दिखा देंगे, ठीक है। आई होप आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, अच्छे से आप सीख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। तो माँ की आयु के बारे में सोचना है लेकिन पिता की आयु के बारे में सोचना नहीं है, तो हम तुरंत ही मानेंगे, माना पिता की जो आयु है वो x वर्ष है। ये वर्तमान आयु मानी जाती है स्टार्टिंग में जो लिखते हैं, माना पिता की आयु x वर्ष, तो माँ की आयु इससे 5 वर्ष कम है, यानी कि हम ये कह देंगे अब माँ की जो आयु है या उम्र है वो पिता से 5 वर्ष छोटी है, यानी x माइनस 5। अब क्या बोला गया, फिर से यहाँ कहा गया है 10 वर्ष पूर्व, यहाँ भी लिखा गया है 10। ये कार्य आप अपने मन से करते हैं हर बार, 10 वर्ष पूर्व। तो अब आप ये कार्य करेंगे, दोनों में 10 माइनस करेंगे, तो जो ये पिता की आयु है इसमें भी 10 माइनस हो जाएगा, यानी जो पिता की उम्र है वो x है, इसमें 10 माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा। और जो माँ की उम्र है या आयु है वो x माइनस 5 थी, इसमें भी 10 कम हो जाएगा, दोनों में 10 कम करेंगे तो ये आपका सॉल्व होकर के x माइनस माइनस प्लस यानी 15। जब दो माइनस संख्याएं जुड़ती हैं तो उत्तर माइनस ही होता है, -5 -10 -15 ही होगा। तो ये आपका 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु और 10 वर्ष पूर्व आपके पिता की आयु, ये दोनों आपके सामने हैं। अब क्या बोला गया है, आराम से अब आप देख सकते हैं कि दोनों की 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात इतना है। देखिए यहाँ पर अनुपात बोल दिया गया, तो अब अगर 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात ये है तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ये देखिए पिता की और माता दोनों की। तो अब ऐसे लिखेंगे कि इसका मतलब यहाँ पर जो पिता और माता की आयु का अनुपात है ये हम लिख लेते हैं माता वाला। यहाँ देखिए आपको मालूम है कि जो उम्र माता की है वो कम है और पिता की ज़्यादा है,
तो इसमें जो अनुपात है 5 और 6, इसमें कम वाला अनुपात आप किसको देंगे, माता के लिए, और 6 जो है ये पिता के लिए होगा। तो आप ऐसा ध्यान रखिए। तो आप ऊपर माता की आयु पहले ले लीजिए x माइनस 15, अनुपात का मतलब बटे, जैसे हम कभी लिखा हो 2:3 तो इसका मतलब होता है 2/3, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्योंकि आपको मालूम है इस प्रश्न में कहा गया है, प्रश्नानुसार इसको ध्यान से समझिएगा, प्रश्न में कहा गया है कि माता की आयु और पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व जो है उनका अनुपात 5:6, तो पहले माता की आयु ले लिया ऊपर और नीचे पिता की आयु ले लेते हैं बटे में। तो बटे में लेने का मतलब ये अनुपात हो गया, और यही अनुपात बताया गया है 5:6, यानी 5/6 लिख देंगे। अब बस मैंने कहा जब ऐसे प्रश्न हो तो वज्र गुणन करते हैं, जब बीच में बराबर लगाओ दो भिन्न हो तो वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6 का इधर से गुणा हो जाएगा इस x माइनस 15 से, इस x, ये 6 का गुणा इस x माइनस 15 से, और इस x माइनस 10 का गुणा इस 5 से हो जाएगा। बराबर बीच में बराबर लगाएंगे, x माइनस 10 का गुणा 5 से हो जाएगा, तो 5 गुणे ये x माइनस 10 ऐसे लिख देंगे। अब केवल सरल करिए, 6 का x से 6x, इसका इससे भी होता है, इसका इससे भी होता है, माइनस 15 छक्का 90 बराबर 5 का इस x से 5x, और माइनस 5 का इस 10 से, तो 5×10 50। संख्या एक तरफ करिए, x एक तरफ करिए, सॉल्व कर लीजिए। तो 6x ये है ही, 5x को मैं इधर लाता हूँ तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस। इस 90 को उधर भेज देंगे, उधर पहले से माइनस का 50 है, ये माइनस चिन्ह का ध्यान रखेंगे, -50, और ये जो -90 है उधर +90 हो जाएगा। तो अब संख्याएं एक तरफ, x एक तरफ, 6x में से 5x जाएगा, केवल x बचेगा, एक ही x बचेगा भाई, 6 बार x और ये 5 बार x घट जाएगा, एक x बचेगा। प्लस माइनस 50 में से 90 में से 50 गया तो 40 बचा, क्योंकि आपको मालूम है प्लस माइनस माइनस, और बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस का 40। इसका मतलब ये जो है x 40 वर्ष आया, और x कौन था, x था पिता, यानी 40 वर्ष पिता है। और इसमें से देखिए x माइनस 5, इसका मतलब 40 माइनस 5 करेंगे तो 35 वर्ष की माता है। ठीक है, 35 वर्ष की माता और 40 वर्ष के पिता। अब अगर आपको ये समझना आपने सही किया या नहीं किया, तो आप देख लीजिए इनकी जो उम्र का अनुपात है ये 5:6 यहाँ आ रहा होगा अपने आप, यहाँ पर आप रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चेक करना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ का x माइनस 15, x आया है 40, 40 में से 15 आप माइनस करेंगे, कितना बचेगा। ये प्रश्न आपका हो चुका, आप यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, मैं आपको चेक करना सिखा रहा हूँ। 40 में से 15 जाएगा तो 25 बचेगा, 40 में से 10 जाएगा तो 30 बचेगा। अब देखिए 50 25 और 5 छक्का 30 कट के 5/6 आ गया, जो कि यहाँ पर था। इसका मतलब सही आया है, आपने एकदम सही किया। चेक करने का तरीका है, बाकी आप करें ना करें कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, आपको सॉल्व करना है, चेक करना कोई ज़रूरी नहीं, इतना समय आपके पास होता नहीं है वहाँ पर, तो आप बस केवल सही से प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करना आपको आना चाहिए बस। बाकी आगे धीरे धीरे मैं जो अपना एकेडमिक चैनल बनाया हूँ, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा एकेडमिक चैनल आप सर्च करेंगे आशीष सर स्टडी जोन, आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा मेरा एकेडमिक चैनल आशीष सर स्टडी जोन, और इसके आगे एकेडमिक्स आप लिख देंगे, एकेडमिक्स। अगर आप ये सर्च करेंगे तो एक चैनल और मेरा मिलेगा जो कि प्योर एकेडमिक्स है। इसका उद्देश्य है आने वाले भविष्य में आपके जो छोटे भाई बहन हैं और आप लोग आगे टीचिंग करेंगे तो उसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे क्लासेस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सब सिखाया जाएगा, और उस पर क्लासेस मिल भी रही हैं। तो आप लोग उसको देखिए, अभी बीच में मुझे समय मिलेगा तो मैं उसमें आपके काम की काफ़ी चीज़ें करवाऊँगा भी, तो आप लोग उसको देख सकते हैं और इसको सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 2x + 3 और 4x - 1 है। देखिए कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर, जैसे ये भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, मैंने मान लिया, मैं इसको कहता हूँ कि ये एक ABC त्रिभुज है और एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसकी भुजाएं बराबर हैं, और जो बराबर भुजा है उसके लिए बोला गया कि एक भुजा 2x + 3 सेंटीमीटर और एक भुजा को बोला गया है 4x - 1। ये दोनों बराबर भुजाएं आपको दी गई हैं। कहा गया यदि तीसरी भुजा इतनी है, तीसरी भुजा भी मैं लिख ही देता हूँ 3x - 2, तो आप क्या करिए, x का मान बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो ये, जो भुजाएं बराबर हैं इनको आप बराबर ही रख दीजिए, क्योंकि ये बराबर भुजाएं हैं। कितनी, 2x + 3, ये वाली किसके बराबर है, इसके बराबर है 4x - 1।
यहाँ से x निकल आएगा आराम से आपका। देखिए x एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो बड़े वाले x में यहाँ जो 4x है इस x को मैं उधर भेज देता हूँ, -2x इधर हो जाएगा भाई, इधर +2x इसके साथ माइनस, और ये जो संख्या है इसको इधर कर देता हूँ। मैंने x वाले को इधर भेज दिया और इस -1 को देखिए इधर पहले से प्लस का 3 है, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। अब आप देखिए 3 1 ये 4 और ये 4x में से 2x गया तो 2 ही x बचा। अब ये गुणे में है, देखिए x के साथ इस 2 को भी हटाइए तभी x निकलेगा। ये 4 है ही, ये 2 जो है इधर बटे में आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगा, x बचेगा इधर केवल, 2 दूनी 4, इसका मतलब x बराबर कट के 2 आ गया। जो आपसे x का मान यहाँ पूछा गया था उसका आंसर तो 2 आ गया, ठीक। लेकिन अभी आपसे इसको मैं हटा रहा हूँ, x बराबर 2 आ चुका है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद x का मान तो 2 निकल चुका है, यहाँ से x बराबर 2 सेंटीमीटर आ चुका है। अब आप इसमें 2 मान रख देंगे, x बराबर 2 आ चुका है, अब 2 का मान यहाँ पुट करेंगे तो तीनों भुजाएं मिल जाएंगी। अगर मैं समान भुजाओं को देखूं, पहली भुजा जो समान भुजा है, पहली समान भुजा, या ऐसा कर ले यहाँ पर मैं AB लिख सकता हूँ, या 2x + 3 का मान निकालें तो कितना होगा, x बराबर 2 है, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2x का मतलब 2 गुणे x, यहाँ x का 2 रखेंगे और प्लस में 3 है 3, तो कितना हुआ 2 दूनी 4 + 3, आप देख रहे हैं 4 3 7 सेंटीमीटर, ये आपका 7 आ गया, ये 7 आ गया तो इसका मतलब इधर भी 7 आना चाहिए क्योंकि ये बोला गया है समान है। और दूसरा आपका है 4x - 1 ये भुजा, तो 4 गुणे x, ये 4x का मतलब 4 गुणे x, x बराबर 2 आया था यहाँ पर रख के देखिए और -1 करिए तो 4 दूनी 8 - 1, ये भी देखिए 7 ही आ गया, 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब आपने सही किया है, ये भी देखिए 7 आ गया, दोनों समान थी, समान आ भी गया, समान भुजाएं निकल गई। अब इसको भी देखिए तीसरी भुजा, जो तीसरी भुजा थी जो समान नहीं थी वो भी हम लिखेंगे, तीसरी भुजा बराबर 3x - 2, तो तीसरी भुजा में 3x का मतलब 3 गुणे x, x का मान तो 2 ही आया था, -2, 3 दूनी 6 - 2, इसका मतलब ये आया 4 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं हमें मिल चुकी हैं, एक 4 और दोनों ये 7 और क्योंकि इसका बताना है परिमाप भी, आपसे इस प्रश्न में परिमाप भी पूछा, और परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज में परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल, तो परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योगफल, इसका मतलब ये वाला 7 और एक बार और 7, दोनों समान भुजा और प्लस ये 4, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, 7 7 14, 14 4 18, तो 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। मुझे आशा है आप बहुत अच्छे से ये प्रश्न भी समझ गए होंगे, परिमाप क्या था और कैसे क्या क्या चीज़ें निकालनी थी। आपसे यहाँ पर परिमाप भी पूछा गया था, आप देख सकते हैं। तो तीनों भुजाएं ज्ञात हो चुकी हैं, x का मान 2 आ चुका था और परिमाप पूछा गया था तो वह भी आपके सामने 18 आ चुका है, 18 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का परिमाप है। और ये त्रिभुज कैसा था, समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब जिनकी 2 भुजाएं समान हो, समद्विबाहु, ठीक है। बहुत अच्छे से आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अब आपके ये भी प्रश्न समाप्त होते हैं, चलिए कुछ और प्रश्न लेते हैं और उनको भी सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न लिखे हैं, इनको भी देख लेते हैं क्योंकि आपकी काफ़ी डिमांड थी कि रेलगाड़ी के प्रश्न भी कराए जाएं, तो इनको भी देख लेंगे। इससे पहले देखिए, रेलगाड़ी के प्रश्न करने में आपको चाल, दूरी और समय का ज्ञान होना चाहिए, जो कि आप सूत्र सभी जानते हैं। तो उन सूत्रों को चलिए देख लेते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय, ये एक सूत्र आपको मालूम ही होता है। इसी सूत्र को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। अगर हमें दूरी निकालना हो, देखिए दूरी बराबर, तो दूरी यहाँ है, समय ये बटे में, समय इसके साथ गुणे में हो जाएगा। तो आप देखिए अगर दूरी का सूत्र लिखना हो तो आप लिख सकते हैं चाल गुणे समय, या एक आप और इसी को देख सकते हैं, याद आप केवल एक ही रखें, उसी से काम हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको समय कभी निकालना हो तो देखिए, समय अगर आप निकालना चाहेंगे तो दूरी के नीचे बटे चाल हो जाएगा, दूरी बटे चाल। चाहे आप ये 3 याद रखिए या केवल एक ही याद रखिए, इसी से सब काम हो जाएगा, ठीक है। ये 3 सूत्र आपके सामने लिखे हैं जो कि चाल, दूरी और समय के लिए काम करेंगे। अब देखिए, इसमें किसी भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से, अगर वो चाल दी हो किलोमीटर प्रति घंटा, इससे बदलना हो मीटर प्रति सेकंड, तो कैसे बदलते हैं, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अगर आपको कोई चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे मैं बोलूँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलो, तो आप क्या करेंगे, 72 को 5/18 से गुणा कर देंगे। यानी याद रखें
कभी भी किसी भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए गुणा किया जाता है 5/18 से। ये बात याद रखिए। तो देखिए 18 एकम 18 चौके 72 और ये 5 चौके 20 गुणा होके 20 मीटर प्रति सेकंड ये आ जाएगा। ऐसे अगर हो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड बदलिए तो 54 को 5/18 से गुणा करेंगे। 18 एकम 18 तेईस 54, 5 गुणे 3 यानी 15 मीटर प्रति सेकंड। ये आप ऐसे बदल लेंगे। तो किसी भी चाल को आप किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड कैसे बदलेंगे आप सीख गए होंगे। इसी का ठीक उल्टा काम कर देंगे। 18/5 से गुणा तो क्या होगा, अगर कोई चाल अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में दी है और आपको कभी ज़रूरत हो कि इसको बदल दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में, इसका विपरीत कार्य जो अभी आपने किया था, अगर ऐसा करना हो तो इस वाले कार्य में क्या होता है, ध्यान दीजिए, इस वाले कार्य में आपको गुणा करना होता है उसको 18/5 से। इसको याद रखिए बस। तो अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 मीटर प्रति सेकंड अगर आपका यहां पर आ जाए, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 40 गुणे 18/5 करेंगे। 5 से 1 कटेगा, 5 और 40, तो आपका ये हो गया 18 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब आप देख रहे हैं अगर यही दिया होता कि 144 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड तो इसको तुरंत 5/18 से कर देंगे। 18 144 से तुरंत 40 आ जाता। ठीक, तो ये आप चीज़ें समझ लीजिए, ध्यान से आपको इनका पता होना चाहिए और आप अच्छे से इन चीज़ों को जानते हैं कि अब इसमें क्या करना होगा। ठीक है, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम चेंज कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जिसमें आपसे कहा गया एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 2700 मीटर है। एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए ये एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है, 2700 मीटर है। ठीक है, और कहा गया है कि ये खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। एक खंभा है कहीं पर, मान लीजिए ये एक खंभा है, इसको पार करती है 9 सेकंड में। आप ये बताइए अगर कोई भी खंभा है, ये सपोज आपका खंभा है और ये रेलगाड़ी है, इसको पार कब करेगी, इसको पार करेगी जब अपनी पूरी लंबाई बाहर वो निकल जाएगी। यानी रेलगाड़ी जब अपनी पूरी लंबाई बाहर निकल जाएगी तो ही खंभा पार होगा। इसका मतलब खंभे को पार करने के लिए सिर्फ रेलगाड़ी को अपनी लंबाई को ही बाहर निकालना होगा, यानी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी। तो इसका मतलब इस प्रश्न में अगर हम देखें तो दूरी जो हमें यूज़ करना है, दूरी बराबर लंबाई, ट्रेन की लंबाई ही प्रयोग हो जाएगा, यानी 2700 मीटर। अब अगर हम देखें यहाँ पर समय आपको दिया हुआ था, आराम से समय कितना लगता है, 9 सेकंड खंभे को पार करने में, तो आप 9 सेकंड लिख लीजिए। आपको इसकी चाल बतानी थी तो चाल हम ज्ञात करेंगे, चाल क्वेश्चन मार्क। अब क्योंकि हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और दूरी हमारे पास 2700 ही प्रयोग करनी है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है, और समय 9 सेकंड लगता है खंभे को पार करने में, 9 त्रिक 27। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ से आ गया 300। ठीक है, 2700 मीटर बहुत बड़ी ट्रेन होगी। आई थिंक इसमें आपका ये 270 रहा होगा, इसको आप 270 बना लीजिए, ज़्यादा ठीक है, क्योंकि 2700 बहुत बड़ी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की ट्रेन हो गई, तो आप इसको इतना कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से आ गया 30। ठीक है, 9 त्रिक 27 और 1 0, 30 आपका आया। तो किस में आया, ये मीटर में था या सेकंड में था, इसका मतलब जो चाल आई होगी वो 30 मीटर प्रति सेकंड आई होगी। अब क्योंकि आपसे डिमांड है कि आप, आंसर तो यही हो गया, लेकिन क्योंकि प्रश्न की डिमांड है कि आप जो आंसर बताएं वो किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुणा कर दीजिए। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं, तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30। अब आप देख रहे हैं 18 को 6 से बस गुणा करना है, 18 को 6 से गुणा कर दीजिए, 18 छक्का 108, 6 अठे 48 और 6 कम 6 4 10, तो आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड आ गई। किलोमीटर प्रति घंटा में ये बोलेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में तो 30 है ही। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया, यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। चलिए फटाफट और क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उनको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी कितनी है 330 मीटर। ये आपके सामने रेलगाड़ी है जो कि 330 मीटर है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। इसकी जो चाल है रेलगाड़ी की वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और बोला गया है कि इस रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक 270 मीटर लंबी गुफा को पार करती है। आगे चल करके जब ये रेलगाड़ी देखिए जा रही है, ये रेलगाड़ी अगर है और ये 330 मीटर लंबी है, अब आगे इसको एक गुफा को पार करना है। सपोज ये आपके सामने एक गुफा है जिसके अंदर इसको अब जाना है और इसको इसे पार करना है, ठीक है। तो अब ये अगर इसको पार करेगी तो अब ये पार करके जब ये बाहर आएगी तो इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इसको पार करने के लिए इसे गुफा या प्लेटफॉर्म कुछ भी पार करना हो तो अपनी लंबाई तो इसके अंदर पहले लंबाई जाएगी, फिर जब इसकी लंबाई पूरी यानी पूरी की पूरी ट्रेन जब बाहर आ जाएगी तभी तो पार माना जाएगा। इसका मतलब पार करने के लिए ये जो गुफा की लंबाई थी 270, गुफा की ये 270 है, इसको भी पार करेगा प्लस ट्रेन अपने आप को भी बाहर निकालेगी जो कि है 330। इसका मतलब ये जो यहाँ पर दूरी की बात आ रही है, जो दूरी तय हो रही है वो ट्रेन की खुद की दूरी और प्लस उस पूरी गुफा की दूरी दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो 70 30 100 3 2 5 यानी 600 हो गया, यानी कि 600 मीटर की दूरी तय करेगी पूरी ट्रेन इस दौरान, ठीक है। अब आपको दूरी भी मिल चुका है, चाल भी था आपके सामने और आपको ये बताना है कितना समय लगेगा और समय आपको ज्ञात करना। तो समय बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप देख लेंगे कि यहाँ पर जो चाल है वो किलोमीटर में है और दूरी मीटर में आई है। इसका मतलब ये जो किलोमीटर वाला पार्ट है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो अभी मैंने कहा था कि किलोमीटर प्रति घंटा चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, इस 54 को आप 5/18 से गुणा करेंगे। जब भी आपको बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड तो गुणा करते हैं 5/18 से। ये बात आपको मैंने बता दी है। इसका उल्टा मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना हो तो 18/5, ठीक है। 18 कम 18 3 54, ये आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। यही चाल जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है मीटर के हिसाब से 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब आप वही समय आपको बताना है क्योंकि आप जानते हैं कि समय बराबर आप डायरेक्ट लगा दीजिए या फिर कोई बात ही नहीं, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाहिए डायरेक्ट लगा लीजिए। तो दूरी आपके सामने 600 और चाल आपके सामने 15, 15 चौके 60 यानी आप कट के 40 आ गया, 40 सेकेंड। सेकेंड इसलिए आएगा क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है और ये मीटर है तो आंसर जो आएगा सेकंड में आएगा। अगर ये यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा लिया जाता और ये भी किलोमीटर में होता, ये जो दूरी है, तो आपका जो आंसर आता है वो घंटा में आता है, यानी कि समय घंटे में आता है। ये हो गया कि समय लगेगा 40 सेकंड। 40 सेकंड में ये ट्रेन इस गुफा को पार कर जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो आई थिंक आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। केवल चाल बराबर दूरी बटे समय और रेलगाड़ी के बस रेलगाड़ी कब पार करेगी खंभे को। देखिए कोई खंभा या कोई इंसान है उसको पार करने के लिए रेलगाड़ी सिर्फ अपनी दूरी को निकाल देगी, बस पार हो जाएगा, तो उसमें दूरी रेलगाड़ी की लंबाई ही हो जाती है। कोई प्लेटफॉर्म है, अब भाई कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इस प्लेटफॉर्म से रेलगाड़ी पार कब होगी, पहले तो मान लीजिए प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी खड़ी है, रेलगाड़ी को पार करने के लिए मान लेते हैं प्लेटफॉर्म जो भी है प्लेटफॉर्म की दूरी तो तय करना ही पड़ेगा। साथ साथ में जब रेलगाड़ी बाहर ये निकलते निकलते पूरे अपने आप को बाहर निकालेगी, इसका अंतिम छोर जब यहाँ होगा रेलगाड़ी पार करो, तब तो इसको पार मानेंगे कि भाई प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गई। तो प्लेटफॉर्म पार करने के लिए अपनी लंबाई भी और प्लस प्लेटफॉर्म को भी पार करना पड़ेगा, तो दोनों का योगफल हो जाएगा। यही सब बातें बस केवल याद रखना, बस दूरी और चाल समय का कॉन्सेप्ट लगा लेना है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 165 मीटर लंबी गाड़ी, ठीक है, और रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो रेलगाड़ी की जो चाल है इस समय कितनी है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे लिख देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को, चाल से जा रही। उसके सामने से रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक व्यक्ति, यानी कि अब देखिए इस चाल से जा रही है और 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, उसके सामने से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब रेलगाड़ी अगर ऐसे जा रही है तो इधर से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ इस तरफ आ रहा है,
रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में। रेलगाड़ी इधर जा रही है, व्यक्ति इधर दौड़ता हुआ आ रहा है, आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है, रेलगाड़ी इस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो अब क्योंकि व्यक्ति भी दौड़ रहा है और रेलगाड़ी भी चल रही, जब दोनों चीजें चल रही हो तो ध्यान दीजिएगा, आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, यहाँ पर सापेक्ष गति आ जाएगी या सापेक्ष चाल आ जाएगा। इस बात को अब नया सीख लीजिए। सापेक्ष चाल क्या होगा कि रेलगाड़ी एक तरफ जा रही है, मान लीजिए दो रेलगाड़ियां हों, दोनों एक ही तरफ जा रही हों। अगर दोनों एक ही तरफ जा रही हैं तो दोनों की जो स्पीड होगी वो माइनस उनका अंतर ले लिया जाएगा। सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों का फिर अंतर, दोनों को माइनस कर देंगे। और अगर ध्यान रखिए कि एक रेलगाड़ी इधर जा रही है और दूसरी इस तरफ इसके विपरीत, दोनों एक विपरीत आ रही हैं, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल घट जाएगी, माइनस हो जाएगी। इस बात को आप याद रखें, ठीक है। जब एक ही दिशा में आएंगे तो दोनों की गति बढ़ जाएगी, भाई ये भी दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है, जल्दी पार हो जाएगा आपस मिलके। और दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो एक गति से, तो वो उसको समय लगेगा दोनों को पार करने में। तो ये बात याद रखें, सापेक्ष गति आपको मालूम होना चाहिए, सापेक्ष चाल यहाँ पर काम करती है। जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो या एक ही तरफ जा रहे हो समान दिशा में, तो उनकी सापेक्ष गति ली जाती है। ये बात याद हो गई। अब देखिए सापेक्ष गति हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले तो ये देख लें कि यहाँ पर मीटर, एक रेलगाड़ी 165 और एक व्यक्ति दौड़ रहा है, तो व्यक्ति की दूरी कोई मानी नहीं जाएगी, सिंपल बस रेलगाड़ी की ही दूरी काम करेगी। तो दूरी का जो सिस्टम है वो तो आपको 165 ही रखना है, दूरी बराबर 165 मीटर। अब यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे, तो 58 गुणे 5/18 कर लेंगे, ठीक है। तो ये मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दोनों दो चाल है, अभी मत बनाइए, अभी दो चालें हैं ना। एक चाल किसकी है, ये चाल थी रेलगाड़ी की। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको नीचे लिखूंगा ताकि आपको सापेक्ष गति की बात अब आ गई है इसमें, ध्यान से आप समझिए। अब मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। दूरी तो 165 है जो कि रेलगाड़ी की लंबाई है। रेलगाड़ी की चाल 58 है, यानी आप यहाँ पर पहले लिख दीजिए कि रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की चाल 58 किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। और जो आदमी दौड़ रहा है, व्यक्ति की चाल जो है, ये जो व्यक्ति दौड़ रहा है, इस व्यक्ति की भी अपनी चाल है और इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों, अब क्योंकि दो चीजें हैं और दोनों एक दूसरे के किधर दौड़ रहे हैं, विपरीत। मैंने क्या कहा, जब विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो तो जो गति होती है वो जुड़ जाती है। गति क्या होती है, जुड़ जाती। तो इसका मतलब यहाँ से दोनों की सापेक्ष गति आप लिखेंगे। सापेक्ष गति कहें या सापेक्ष चाल कहें तो जोड़ लेंगे, 58 में 8 जोड़ेंगे, कितना होगा, 58 और 8 मिल करके आपका 66 किलोमीटर प्रति घंटा ये है। इसी को आप सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड बना लीजिए। 66 को मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 देखिए, 6 से काटिए, 6 × 18, 6 कम 6, तो 11 × 5 = 55। आप देखेंगे 55/3, अब तो कटेगा नहीं, ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। अब आपको दूरी मालूम था, 165 ही लिया जाएगा, दूरी मालूम था, और आपको समय बताना कितना समय लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अब सूत्र लगा लीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 165, ये रेलगाड़ी वाली ही, क्योंकि व्यक्ति था, कोई पुल होता तो दोनों को जोड़ लेते, है ना। तो 165 और चाल इस समय आपकी है 55/3। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 165, ये गुणा लगाएंगे, जो चीज़ भिन्न है ये पलट जाएगी, 3/55 हो जाएगा सरल करने के लिए। अब इसको सॉल्व करिए, 5 से ये 11 और 5 से ये 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15, 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33, 3 × 3 बचा, ये फाइनली 3 × 3 मतलब 9 सेकंड। उत्तर आया 9 सेकंड, समय लगेगा 9 सेकंड। उस व्यक्ति को रेलगाड़ी 9 सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है। इसका ये आंसर हो गया। आई थिंक आप ढंग से समझ रहे होंगे। बेसिक्स को अगर एक एक ध्यान देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आज का क्वेश्चन, 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी। अब देखिए दो रेलगाड़ी होगी और दोनों विपरीत दिशा में आ रही। इसका मतलब एक रेलगाड़ी इधर तो एक रेलगाड़ी इधर। जब दोनों विपरीत दिशा में आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है तो एक रेलगाड़ी इधर आ रही है। 126 मीटर एक है और 114 मीटर एक है,
दोनों रेलगाड़ियाँ। तो अब तो इनकी दूरी दोनों की जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी को एक दूसरे को पार करना होगा। जब ये दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगी, मतलब एक इधर ये पहुंच जाएगी और इसका अंतिम छोर ये इधर पहुंच जाएगी, तब ये एक दूसरे को पार कर पाएंगे। इसका मतलब दोनों को एक दूसरे को पार करने के लिए दोनों की लंबाई का योगफल लेना पड़ेगा। इसका मतलब साफ बात है कि इस स्थिति में दूरी जो होगी वो 126 उस ट्रेन की, 114 इस ट्रेन की जुड़ जाएगा। तो 26 4 30 10 40, इसका मतलब 240 मीटर। 100 226 और 14 40 है ना। 240 मीटर दूरी यहाँ पर मिल चुकी है। अब दोनों विपरीत दिशा में है, तो चाल हमेशा, जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी विपरीत दिशा में होंगे तो चाल जुड़ जाएगा। और समान दिशा में ट्रेनें जा रही होती तो चालों का अंतर कर लेते हैं और माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ क्योंकि विपरीत दिशा में, इसलिए चाल जुड़ जाएगी। तो चाल क्या क्या है? चाल यहाँ पर एक है 30 और एक है 42, दोनों किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए ये वाला 30 और ये वाला आपका 42, ये 30 किलोमीटर, ये 42 किलोमीटर जोड़ देंगे तो ये हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको तुरंत मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। 72 को 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 एकम 18 चौके 72, आप देख रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकंड ये आ चुका है। अब आपको क्या बताना है, पार करने में कितना समय लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी ये है 240, चाल आपकी है 20, 2 से कट गया, 2 और 24 यानी 12, 12 दूना 24 होता है, यानी 12 सेकंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेंगी। आई थिंक अब आप इन सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रेलगाड़ी वाले प्रश्नों में क्या बातें ध्यान रखी हैं। कब वो विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो उनकी चालों को जोड़ लेंगे, अगर वो एक ही दिशा में ट्रेनें जा रही हैं तो चालों का अंतर यानी चालों को घटा लेंगे। यही सब बेसिक ध्यान रखना है। और जो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल आएगी उसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो उत्तर सेकंड में आएगा, समय यदि निकालना है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही तो वो अपनी लंबाई की बराबर दूरी तय करेगी। यदि कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार कर रही तो खंभा एक पॉइंट है, खंभे में कोई लंबाई चौड़ाई तो ज़्यादा होती नहीं, तो खंभे को पार करने का मतलब वो अपनी लंबाई को ही पार कर जाए। ट्रेन उस अपनी लंबाई को निकाल देगी जैसे ही खंभे से, उसकी दूरी यानी लंबाई, ट्रेन की लंबाई को ही ले लिया जाएगा। यदि कोई ट्रेन किसी पेड़ को पार कर रहा है तो पेड़ भी एक सिंपल पॉइंट है, पेड़ में भी कुछ नहीं, रेलगाड़ी अपनी दूरी के बराबर ही दूरी तय करेगी, बस पेड़ पार हो जाएगा। इसका मतलब पेड़ हो, व्यक्ति हो या फिर कोई खंभा हो, इस स्थिति में जो दूरी होती है वो रेलगाड़ी की खुद की दूरी ले ली जाती है, बस रेलगाड़ी की खुद की लंबाई। और यदि कोई पुल है या प्लेटफॉर्म है या गुफा है, ये सब चीज़ें हैं, तो उनकी लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाती है। ठीक है, और जब सापेक्ष गति हो एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के साथ, तो उस स्थिति में चाल जुड़ जाती हैं या फिर चाल घट जाती है। कब जुड़ती है? जब विपरीत दिशा में आ रही हैं तो चालों को जोड़ लिया जाता है, जब एक ही दिशा में जा रही हो तो चालों का अंतर यानी माइनस कर लिया जाता है। बस इन पॉइंट्स को अगर ध्यान रखेंगे और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। अच्छे से समझिए, सीखिए। किसी भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और किसी भी चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं, बस। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स हमने समझा दिए हैं। इसमें आपको आयु संबंधित प्रश्न, भिन्न संबंधित प्रश्न और क्रमागत संख्याओं से संबंधित प्रश्न और रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को करा दिया गया है। अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, खूब जमकर अभ्यास करिए और आप एग्जाम दीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आएँ, आप सफल हों। वीडियोज़ को खूब शेयर करिए, लगातार शेयर करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।